नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नए डिस्कशन में। मैं निहाल सिंह ठाकुर आप सभी को वेलकम करता हूं डीटीएल के हमारे प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट मिशन की बात करेंगे। आपको थंबनेल में उसके बारे में जानकारी दिख रही होगी। स्पेडेक्स मिशन जो कल इसरो है उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट मिशन है। इसमें कई सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको जानने को मिलेगी। थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट होगा और साथ में हम इतिहास में जाने की भी कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इसरो ने अपनी जर्नी शुरुआत करी थी और आज हम कहां पर पहुंच गए हैं। दुनिया के जो एलिट कंट्रीज हैं इस तरह की टेक्नोलॉजी वाले, आज उनके साथ हम खड़े होकर उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करने लगे हैं। तो पूरी डिटेल आप जानने की कोशिश करिएगा। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन भी होगा, उस क्वेश्चन को आप जरूर आंसर करिएगा और इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा, क्योंकि यहाँ पर कई सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको जानने को मिलेगी। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या है मैंने आप सभी को बता दिया है। स्पेडेक्स मिशन अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था कल, यानी कि 30 दिसंबर को। साल के अंत होते होते इसरो ने एक और हमें अच्छी खबर दी है। होपफुली 8 से 10 दिन के बाद इसके फाइनल रिजल्ट्स हमारे सामने आ जाएंगे और हम एक एलीट कंट्रीज के क्लब में शामिल हो जाएंगे। तो इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। रॉकेट का नाम क्या था ये आपको कमेंट में बताना है, यानी कि जो स्पेस सैटेलाइट सिस्टम है वो कौन सा था, लॉन्च व्हीकल, वो आपको बताना है। चलिए आप देखिए यहाँ पर ये काफी कॉन्ट्रास्टिंग इमेजेस है। एक तरफ आपको साइकिल और बैलगाड़ी पर कुछ सैटेलाइट्स के पार्ट ले जाते हुए हमारे इंजीनियर्स दिख रहे होंगे, और एक तरफ आपको नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो अमेरिकन क्या थे, एस्ट्रोनॉट थे, वो चंद्रमा के ऊपर अपना जो उनका जो झंडा है वो फहराते हुए दिख रहे होंगे। अब ये अपने आप में काफी कॉन्ट्रास्टिंग इमेजेस है, क्योंकि एक तरफ हम ये लगभग सेम टाइम पीरियड की बात है जब इंडिया इनसे इतना पीछे था कि हमारे पास प्रॉपर व्हीकल्स भी नहीं थे हमारे जो आपके मिसाइल्स वगैरह उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, लेकिन अमेरिका उतना आगे था कि वो ऑलरेडी चांद पर पहुंच चुका था। वहां से अपनी जर्नी स्टार्ट करना और इन देशों के क्लब में शामिल होना, ये अपने आप में काफी बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि स्पेडेक्स मिशन के लॉन्च के बाद या फिर उसके सफलता के बाद इंडिया, नासा, रोस्कॉस्मोस और चाइना की जो स्पेस एजेंसी है उसके साथ साथ हमारा इसरो का नाम भी इस टेक्नोलॉजी को हासिल करने वाली कंट्रीज में जुड़ जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट जानकारी थी इससे रिलेटेड। अब थोड़ा सा इस मिशन के बारे में बात कर लेते हैं कि एक्चुअली में ये एक्सपेरिमेंट है क्या। तो स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट इसका फुल फॉर्म है स्पेडेक्स का, है ना। ये क्या है, एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है जो आपके इसरो के द्वारा बनाया गया है टू शोकेस द स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी। अब ये स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी क्या है ये हम थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। यहां पर आपको एक इमेज दिख रही होगी। यहां पर सैटेलाइट के दो अलग अलग हिस्से हैं। अब सैटेलाइट नॉर्मली काफी हैवी होते हैं, इनको एक बार में लॉन्च करना मुश्किल होता है। अब ये तो मान लीजिए हमारा छोटा प्रोजेक्ट था, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा वजन वाला आपको प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। जैसे इंडिया खुद का अपना एक स्पेस स्टेशन बनाने की बात कर रहा है, इसी तरह हमारा गगनयान मिशन होगा। कई अलग अलग हमारे फ्यूचर में मिशन आने वाले हैं, वो काफी हैवी होंगे। उनको एक बार में किसी सैटेलाइट के थ्रू लॉन्च करना मुश्किल होता है। तो अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में जो आपके मिशन है उसके पुर्जों को ले जाया जाता है स्पेस में और फिर उनको जोड़ा जाता है। अब ये अपने आप में बहुत ज्यादा डेलिकेट प्रोसेस होती है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है पूरा प्रोसीजर। इसमें काफी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। अगर छोटी सी भी चूक हुई तो आपके लाखों करोड़ों का जो मिशन है वो 1 मिनट में या फिर 1 सेकंड में भी पानी में मिल सकता है। तो ये यहाँ पर काफी एक इंटरेस्टिंग बात हुई है कि इस मिशन के अंदर हमने डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करी है। ये देखो आप, 2 पार्ट है, 2 सैटेलाइट्स लॉन्च करे गए हैं। अब स्पेस के अंदर आप देखते हो, आप जानते हो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। ये जो सैटेलाइट्स है वो ऑलमोस्ट 29,000 किलोमीटर के आपके पर हॉर की स्पीड से यहाँ पर दौड़ती है, यानी कि अंतरिक्ष में ट्रेवल करती है। अब इनको इनके रिलेटिव स्पीड को इस तरीके से मैनेज किया जाता है कि ये पहले तो दूर रहेंगे आपस में एक दूसरे से लगभग 20 किलोमीटर के बाद, लेकिन धीरे धीरे इनके डिस्टेंस को कम किया जाएगा। साथ में वो ट्रेवल भी कर रही है 29,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, और साथ में ये काम भी चल रहा है। अब ये अपने आप में बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। ये टेक्नोलॉजी दुनिया में सिर्फ 3 ही देशों के पास है, लेकिन होपफुली हमारे पास भी आ जाएगी। तो इस तरीके की प्रोसेस में काफी टेक्निकल जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा। ये स्पेसक्राफ्ट के नाम है। इसमें आपका एक होगा SDX-1 जिसका नाम चेसर है, और एक है SDX-2 यानी कि टारगेट। तो चेसर क्या होगा, टारगेट में जाकर फिट हो जाएगा, और फिर दोनों ये जो अलग अलग सैटेलाइट्स है ये एक ही ऑब्जेक्ट की तरह काम करेंगे और फिर आगे का मिशन आगे बढ़ेगा। इस तरह की ये टेक्नोलॉजी है जो डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश की जाएगी। अब ये मिशन डिजाइन जो है हमने थोड़ा सा इसके बारे में तो ऑलरेडी देख लिया है। PSLV जो रॉकेट है उसके द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। और भी इसके बारे में जो बेसिक चीज है मैंने आपको बता दी कि स्टार्टिंग में दोनों के बीच में 20 किलोमीटर का डिफरेंस होगा। धीरे 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 इनको पास लाया जाएगा और ये दूरी घटकर 3 मीटर के आसपास रह जाएगी। तो इस तरीके से भारतीय डॉकिंग सिस्टम है उसके द्वारा ये पूरी टेक्नोलॉजी या फिर पूरा जो प्रोसेस है इसको डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश की जा रही है। इसका फायदा हमारे जो फ्यूचर ऑपरेशन है, अलग अलग आपने सुना होगा जो सैटेलाइट सर्विसिंग होती है उसमें भी काम देगा। अभी हम इस बारे में आगे बात करेंगे। इसके अलावा जो क्रू ट्रांसफर है, भविष्य में हम क्या करेंगे, खुद का स्पेस स्टेशन बनाएंगे,
तो वहां पर जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स रहेंगे उनको बार बार ट्रांसफर करने में हमें काफी खर्चा आता है, तो उससे हमें बचत मिलेगी। इसी तरह इंडिया के जो स्पेस स्टेशन वगैरह बनने वाले हैं वहां पर भी काफी हेल्प करेगा। अब ये चेजर एंड टारगेट वाला मैंने आपको बता दिया कि नॉर्मली 28,800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये ट्रेवल करेंगे और धीरे धीरे आपस में पास आएंगे और फिर ये दोनों आपस में फिट हो जाएंगे। अब इसका फायदा क्या है कि जो स्पेस डॉकिंग सिस्टम है ये अपने आप में इसकी चर्चा इतनी ज्यादा क्यों हो रही है, इसकी ग्रेविटी क्या है, इतनी ज्यादा इसके बारे में बात क्यों हो रही, जगह जगह आर्टिकल्स आ रहे हैं, आखिर इतना हल्ला क्यों? तो इसके पीछे कई सारे कारण हैं, जिसमें सबसे पहले है कि आपका जो स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर है ये काफी इसको मजबूती मिलेगी। ऑब्वियस सी बात है, अभी हम कई मामलों में दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे इंडिया को अगर कोई हैवी आपका जो सैटेलाइट है वो लॉन्च करना होता है तो आपने सुना होगा फ्रेंच जो स्पेस एजेंसी है उसके ऊपर हम निर्भर है। इसी तरह आजकल स्पेस एक्स को भी हम काफी काम देने लग गए हैं, तो उस पर हमारी निर्भरता कम होगी तो ऑटोमेटिकली जो हमारा खर्चा है वो क्या होगा, कम होगा। दूसरी बात, जो इंटरप्लेनेटरी एंड लूनार मिशंस हैं उनमें भी हेल्प करेगा। अलग अलग हम प्लेनेट पे जाने की बात कर रहे हैं, जैसे एलन मस्क अक्सर बोलते रहते हैं कि हमें मंगल के ऊपर यानी कि मार्स के ऊपर कॉलोनी बनानी चाहिए। इसी तरह हो सकता है इंडिया भी अपने आने वाले फ्यूचर में कुछ ऐसे प्लान्स बनाए जहां पर हम अलग अलग प्लेनेट्स के ऊपर कुछ ना कुछ एक्सप्लोरेशन या फिर प्रोजेक्ट्स को जाने की बात करें। जैसे आपने शुक्रयान के बारे में सुना होगा कि हम विनस के ऊपर जाने की प्लान बना रहे हैं। इसी तरह जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम और जो सैटेलाइट सर्विसिंग के काम होते हैं, जैसे क्या होते हैं कई सारे अलग अलग आपने देखा होगा एलन मस्क और अलग अलग जो बड़े बड़े यूएसए या फिर इंग्लैंड के कुछ बिजनेसमैन हैं उनके स्टार्टअप्स हैं जो स्पेस टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। तो इस पूरे एरिया को हम भी क्या कर सकते हैं, उसकी जगह उसमें जो खाली गैप्स है उसको फिल कर सकते हैं। इसरो अपना कोई ऐसा वेंचर लॉन्च कर सकता है जहां पर हम स्पेस टूरिज्म पर फोकस करें, तो ये एक जगह खाली है। और बार बार जो ह्यूमन की स्पेस फ्लाइट है उसको हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज करने का काम कर सकते हैं। इसी तरह सैटेलाइट सर्विसिंग एक बहुत बड़ा बिजनेस है। नॉर्मली कोई भी सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है तो आजकल के टाइम पे क्या होता है, वो वेस्ट हो जाता है अगर वो काम करना बंद कर देता है। लेकिन इस पूरी टेक्निक के बाद हम ऐसी टेक्निक हासिल कर लेंगे कि हम अंतरिक्ष में जाकर कुछ ऐसे जो इक्विपमेंट्स वगैरह जो खराब हो चुके हैं उनको वहीं पर उसकी सर्विसिंग कर देंगे और उसकी लाइफ बढ़ा देंगे। तो इससे हमारे मिलियंस ऑफ डॉलर्स क्या होंगे, बचेंगे, करोड़ों रुपए की बचत होगी और दूसरे देशों को हम सर्विस देंगे तो उसका भी हमें पैसा मिलेगा। इसी तरह ग्लोबल कोलैबोरेशन एंड मार्केट पोटेंशियल, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इसका बहुत ज्यादा मार्केट पोटेंशियल है। अलग अलग कंट्रीज को हम सर्विसिंग दे सकते हैं और साथ में उनके जो स्पेस फ्लाइट है यानी कि उनके जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको भेज सकते हैं, उनकी सैटेलाइट को लॉन्च कर सकते हैं। कई सारे हमारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज यहां से क्रिएट होगी, है ना। इसी तरह और भी कई सारी चीजें हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। तो ये पूरा क्या था, स्पेडएक्स मिशन था। मैं उम्मीद करता हूं काफी आपको समझ में आया होगा। ये हमारे लिए काफी गौरव की बात है कि इसरो जिसने इतने, यहां पर मैंने आपको इमेज दिखाया था कि हमारे पास एक समय ऐसा भी था जब खुद को लॉन्च करने के लिए स्पेस जो आपके ट्रांसफर करने के लिए भी हमारे पास प्रॉपर व्हीकल हुआ नहीं करते थे। लेकिन आज हम इस एलीट क्लब में शामिल हो गए जहां पर यूएसए और चाइना देश जैसे देश शामिल हैं। तो ये आप वीडियो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा और इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा और आप अपने आप पर या हमारे देश के ऊपर और हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनके ऊपर गर्व भी महसूस कर रहे हैं। अगर आप ऐसा फील करते हैं सच में तो कमेंट्स में बताइएगा कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए आप हमें अपने जो भी रिव्यूज वगैरह देना मत भूलिएगा। आपके लिए क्वेश्चन है, विच टीम रिसेंटली वॉन द प्रो कबड्डी लीग टाइटल, यानी कि रिसेंटली प्रो कबड्डी लीग खत्म हुआ है, इनमें से कौन सी टीम है उसने वो टाइटल जीता। आपके ऑप्शन है हरियाणा स्टीलर, पटना पायरेट्स, जयपुर पिंक पैंथर्स या फिर दबंग दिल्ली। कमेंट में आंसर करिएगा और ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आप इस बारे में क्या राय रखते हैं। कई लोगों का क्वेश्चन होता है ना कि इसरो करोड़ों रुपए इसमें बर्बाद करता है, तो क्या आपको भी ऐसा लगता है क्या कि हम अपने जो हार्ड अर्न मनी है उसको वेस्ट कर रहे हैं इस तरह के स्पेस मिशंस में? कमेंट में इसके बारे में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।